टैंक से और ये टैंक के एग्जिट के ऊपर। अब ये पॉइंट ओपन टू द एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू, गेज प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लार्ज टैंक है, फ्लूइड अब कंटिन्यूअसली इन और आउट हो रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी इन है वो 0 होगा, V1 ऑटोमेटिकली 0 होगा, भले आप लार्ज रिजर्वायर लिखे या नहीं लिखे। उसका एक रीजन ये है कि फ्लो स्टेडीली है, जितना यहां से इन हो रहा है उतना ही इवेंचुअली यहाँ दोनों से एग्जिट हो रहा होगा, ठीक है, जितना इन हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा होगा स्टेडी फ्लो के अंदर। तो इसके हिसाब से आपकी जो V1 की वेलोसिटी भी है वो चेंज नहीं हो रही होगी। बट अगेन अगर ऐसा नहीं भी होता तो लार्ज रिजर्वायर था तो हम लोग इसकी वेलोसिटी V1 की 0 ले लेते, फॉर एग्जांपल V1 वुड हैव बीन इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास V3 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अब P1 इज इक्वल टू 0 गेज प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर P3 इक्वल टू 0 हो जाएगा गेज प्रेशर, ठीक है। तो अब आपके पास V1 तो वैसे ही 0 है, V2 जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आप निकाल सकते हैं, P2 की वैल्यू वैसे ही आपके पास 0 है, क्योंकि फ्री जेट्स हैं, ओपन टू द एटमॉस्फेयर हैं, P4 is also equal to 0, but velocities won't be 0 at the point 2 और point 4, क्योंकि वहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो उसको हम 0 नहीं कर सकते। तो हमारे पास पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से आप अप्लाई कर हाइट वाला टर्म, जो z वाला टर्म है वो बच जाएगा, ठीक है, z1 की जो वैल्यू है वो ha के बराबर होगी, वहां पर एक अननोन हो जाएगा। जब आप P3 और P4 के दरम्यान अप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइट भी गिवन है, ठीक है, प्रेशर्स पता है, दोनों जगहों पर 0 हो जाएंगे, वेलोसिटी एक जगह पर 0 हो रही है, तो यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट, यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट पॉइंट 4। वेलोसिटी 4 मिल जाएगी आपको, फ्लो रेट मिल जाएगा, फ्लो रेट मिल गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो बराबर होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी मिल जाती है तो वेलोसिटी मिलने के बाद आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से आप ये जो पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी तो यू वुड बी एबल टू फाइंड इट आउट व्हाट इज HA, ठीक है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम का ये एक तरह से आपको बताया हुआ है कि आप कौन से पॉइंट सेलेक्ट करें ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आसान है, इसको सॉल्व करें तो इससे आपको आइडिया होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर दफा में सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने से ही शायद सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, आपको शायद डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ताकि ही तभी जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रहे होंगे। तो डेटा को देखें, जो पीछे अजम्पशंस हम लोग पढ़कर आए हुए हैं, जो आपको बताई जाती हैं, इवन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले भी जो आपको ये अजम्पशंस बताई जाती हैं कि भाई ये जब हम इस चीज पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ये चीजें अज्यूम कर सकते हैं और ये करेक्ट होंगी, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है और वो आपको समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे तो फिर आप मसले आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे आप पीछे पता है ओपन एटमॉस्फेयर है, हम गेज प्रेशर्स के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर्स के अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते, तो P1 की जगह पर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू रख देते हैं एटमॉस्फेयर की 101.325 किलो पास्कल्स, ठीक है, या 101.325 किलो पास्कल्स। तो वो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर्स के हिसाब से वैल्यूज होती हैं, तो उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं हम उसके हिसाब से बता देते हैं, लेकिन वेलोसिटीज तो वही आ रही होती है क्योंकि आप प्रेशर्स वही सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर भी, तो वो इवेंचुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप गेज के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पर 0 रखते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक और बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है, वो है अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग कन्फाइंड फ्लोज के अंदर। अगर फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा हो किसी भी टैंक से निकल के और उसी के अंदर ही पाइप्स के अंदर ही फ्लूइड हो रहा हो, फ्लो कर रहा हो, तो उसके उसके हिसाब से हम अगर हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना चाहें तो हम लोग किस तरह से ये चीजें फाइंड इट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास की का जो प्रिंसिपल है वो आपने अप्लाई हर जगह करना है, और वो पिछले प्रॉब्लम के अंदर भी यही अप्लाई हो रहा था। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है स्टेडी फ्लो के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
जो फ्लो रेट है वो सेम रहेगा। तो अगर फ्लो रेट यहां पर 2 पर जो फ्लो रेट है दैट वुड बी द सेम फ्लो रेट एट पॉइंट 3, ठीक है। और सिमिलरली वही फ्लो रेट पॉइंट 1 के हिसाब से भी आगे की तरफ यानी कि मूव कर रहा होगा। बट ये हमारे पास टैंक्स अगर लार्ज होते हैं तो ओवरऑल वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। वो रीजन क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एरिया टाइम्स वेलोसिटी। एरिया इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर हम जो वेलोसिटी वाले टर्म है वो अगर काफी स्मॉल होती है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि ठीक है इसका भी इफेक्ट हमारे पास डायनामिक प्रेशर का इतना नहीं है, तो हम उसको ओवरऑल इसको जीरो कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास कन्फाइंड फ्लोज के अंदर होगा, पाइप्स के अंदर होगा, डायमेंशंस गिवन होंगी, तो हम उसको सॉल्व आउट करने जाएंगे कि वहां पर वेलोसिटी क्या है। और अगर टैंक्स की भी अगर वो एरियाज वगैरह गिवन हो तो हम वहां से भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बट जनरली वो नहीं दिए जाते कि भाई लार्ज टैंक्स हैं तो आप उसको छोड़ दें, सो वेलोसिटी वहां पर काफी स्मॉल है। बट अगर गिवन होते तो हम वहां पर भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं लार्ज रिजर्वॉयर्स के अंदर। अब ये कन्फाइंड फ्लोज है, उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर एयर है, ठीक हो गया। एयर है विद इन द टैंक, इस एयर के, और ये प्रेशराइज्ड है, प्रेशराइज्ड एयर एयर है इसके अंदर। उसका जो प्रेशर है, गेज प्रेशर जो है वो 3.0 किलो पास्कल से, मतलब 3 किलो पास्कल प्रेशर है इसके अंदर। अब ये यहाँ से कह रहा है कि फ्लो हो रहा है फ्रॉम 1 to 3। तो पहला तो ये कहना चाह रहा है कि फ्लो रेट फाइंड आउट करें कि फ्लो रेट किसके बराबर है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। और वो जो पॉइंट है हमारे पास वो एग्जिट के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, जो जहां से फ्लो हो रहा था। तो अगर हम इसको देखें या, ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये एग्जिट के ऊपर पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो जीरो के बराबर होगा, गेज प्रेशर जीरो के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे पॉइंट 1 से पॉइंट 3 के दरमियान। या आप टोटल बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दें P1 से P2 और P3 के दरमियान। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि P1 प्लस हाफ रो वन V1 स्क्वायर प्लस स्पेसिफिक Z1, जो इस पॉइंट पर ये टर्म है सम, और जो सम है इस पॉइंट 2 के ऊपर वो, और जो सम है इस पॉइंट 3 के ऊपर, ये तीनों के तीनों जो सम है वो सेम रहेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3 है। सो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के ऊपर ये जो बर्नौली इक्वेशन वाले जो टर्म्स थे जिनका सम है वो सेम रहेगा इन तीनों का। पर एक वैल्यू शायद इस टर्म की, शायद P1 की वैल्यू रिड्यूस हो रही हो, शायद हाफ रो V1 स्क्वायर वाली वैल्यू रिड्यूस हो रही हो, या गामा Z1 वाली वैल्यू रिड्यूस हो रही हो। बट इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के ऊपर सेम एलिवेशन है, सेम स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट कहीं से भी ले ले, रेफरेंस लाइन कहीं से यहाँ से ले ले, अज्यूम कर यहाँ वैल्यूज गिवन ही नहीं, तो जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट 2 तक, पॉइंट 3 तक, वो सेम है पॉइंट 1 तक। ये अगर स्ट्रेट लाइन हो इस तरह से, इस तरह से कर ले, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो जो Z की वैल्यू है पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पर सेम है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3। तो ये बात जो कहना चाह रहे हैं कि भाई एलिवेशन सेम ही है, तो Z1, Z2, Z3 की वैल्यू सेम है। और हम ये शुरू में भी पढ़कर आ चुके हैं कि ये हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड कौन सा होगा, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक वेट भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक वेट है ही बराबर किस चीज के, वो रो जी के बराबर है। जब रो ही कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक वेट भी कांस्टेंट होगा। तो इस वजह से हमारे जो टर्म है स्पेसिफिक वेट टाइम्स Z1, अगर आप इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 वाली स्क्वायर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, या
अगर आप वो P1 ओवर गामा जो हेड्स के टर्म पे इक्वेशन है वो यूज कर रहे हैं तो वो Z1 Z2 Z3 ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। लेकिन इवन अगर आप ये P1 वाली भी वैल्यू यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या तीसरे पॉइंट तक वो सेम रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। ऑल्दो अभी आप देख रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम के अंदर एयर गिवन है, कि प्रॉब्लम के अंदर हमें जो गिवन है वो एयर है, हमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन जो है वो एयर है। सर ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जनरली एयर जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, और अगर इवन वो मूव कर रहा हो, अगर उसकी जो मार्क नंबर है वो आप लोग एरोडायनामिक्स के अंदर देख रहे होंगे, तो अगर उसका मार्क नंबर लेस देन 0.3 है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी के इफेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हमारे पास इवन वो जो जिन जिन फ्लूइड्स को हम लोग कहते हैं ये कंप्रेसिबल है, उनकी डेंसिटी बहुत तेजी से चेंज हो जाती है प्रेशर चेंज होने से, वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं फ्लूइड, अगर वो इतना ज्यादा तेजी से मूव ना कर रहे हो तो उन फ्लूइड्स को भी हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एयर को यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं उन फ्लूइड्स के लिए भी। लेकिन वो ये है कि जो हमारे पास ये जो चेंज हो वो आ नहीं रहा और डेंसिटी का वो या तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो, तो उस केसेस के अंदर हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और वो जब फ्लूइड फ्लो है वो इतना तेजी से मूव ना कर रहा हो, मार्क नंबर काफी लेस हो, लेस देन 0.3 के आसपास हो, तो हम उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। सो अब आप देखें पॉइंट 1 के ऊपर क्या आपको प्रेशर पता है? जी मुझे P1 पता है। अब ये लार्ज टैंक है, मैं इसको अज्यूम कर सकता हूं कि ये मेरे पास जीरो के बराबर है वेलोसिटी वाला टर्म, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ द लार्ज टैंक। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्पेसिफिक वेट z वाला जो टर्म है हमारे पास, ठीक हो गया। एक सेकंड। अब अगर हम इसका स्पेसिफिक वेट वाला टर्म देखें तो हमारे पास क्या है कि ये ये और ये क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? ये यहाँ लिख कर आए हैं कि Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, और स्पेसिफिक वेट तो हर किसी का सेम ही है, गामा 1 भी नहीं लिखा है, तो समझ ले गामा हर चीज का सेम ही है, हर पॉइंट पर गामा की वैल्यू सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास बचता है हाफ रो V2 स्क्वायर। यहां पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है, और यहां पर कोई ना कुछ प्रेशर भी होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये अननोन हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा अननोन हो जाएगा, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। P3 हमें पता है, ठीक हो गया, P3 जो है वो हमें पता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि गेज प्रेशर है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। ठीक हो गया। अब आ जाए हाफ रो V3 स्क्वायर के ऊपर, और वो हाफ रो V3 स्क्वायर हमें पता नहीं है। सही है, और वो क्यों नहीं पता है वो हमें पता करना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म भी हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट 1 और पॉइंट 3 के ऊपर देखें तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर अननोन क्या बचेगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो अननोन बचेगा वो V3 बचेगा, ठीक है, जो कि V3 पॉइंट एग्जिट के ऊपर हो। तो अगर आप ये वाला देखें, यहाँ पर P1 पता है क्योंकि वैल्यू गिवन है, ये जीरो है, ये खत्म हो गया, ये गामा Z1 और ये गामा Z3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। P3 पता है क्योंकि जीरो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर वहां लग रहा है तो गेज प्रेशर जीरो है। तो हमारे पास यहाँ पर जो अननोन बचेगा वो वेलोसिटी बचेगा, और डेंसिटी एयर की जो भी वेलोसिटी डेंसिटी होगी 1.2 समथिंग जो भी होगा डेंसिटी वो गिवन होगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी V3, और फिर V3 के ऊपर डायामीटर गिवन है। और अगर V3 हमें पता लग गया, वी डायामीटर हमें पता है उस एग्जिट के ऊपर, तो हम लोग एरिया पता है, मतलब डायमीटर पता है तो एरिया पता है, दैट वुड बी पाई अपॉन 4 D स्क्वायर, जो भी यहाँ पर D की वैल्यू होगी वो हम पुट करके
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी 3 हमारे पास बर्नौली इक्वेशन से पता लग जाएगा। सो दिस वुड बी द V3। और अगर आप इसी पॉइंट 1 और पॉइंट 3 से V3 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना चाहें तो V3 स्क्वायर है, ये 2 वहां चला जाएगा, 2 इंटू P1 हो जाएगा, और ये रो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 2P1 ओवर रो, और यहाँ पर V3 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आप ये को पता लग जाएगा कि ये इस तरह से आ रहा है। जब आपके पास V3 आ गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया, अब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बर्नौली इक्वेशन दोबारा से अप्लाई करें, क्योंकि आप दोबारा से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर अप्लाई करेंगे तब आपको फाइंड आउट नहीं हो सकेगा। उसका रीजन क्या है कि वहां पर दो अननोन्स है, और आप एक इक्वेशन से दो अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए दो अननोन्स के लिए, बट हमारे पास एक ही इक्वेशन होगी P1 और इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे P2 भी अननोन होगा क्योंकि इनसाइड द पाइप है, कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी इनसाइड जो हमें जीरो नहीं कर सकते, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी तो जीरो नहीं कर सकते क्योंकि पाइप है, पाइप्स के अंदर डायमीटर्स वगैरह गिवन है, वेलोसिटीज तेज होंगी तो वो हम वहां पर भी जीरो नहीं कर सकते। तो दो अननोन होंगे, तो यहां पर हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रीजन ये है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोग फाइंड आउट करके आ चुके हैं। तो अगर ये जैसे प्रेशर एट पॉइंट 2 कह रहा है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो हम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी भी नहीं पता है और P2 भी नहीं पता है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट होगी? हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिल जाएगा। सो वी हमें वॉल्यूमेट्रिक, इसके इधर लिखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ये सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बराबर होगा एरिया टाइम्स वेलोसिटी 2 के। सो एरिया जो होगा वो होगा पाई, कैपिटल डी जो गिवन है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। आप वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का जो भी वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी यहाँ से आया था। तो यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 आ गया, आप इसको यहाँ पर पुट करें तो ये सारे के सारे जो अननोन्स है आपको पता लग जाएंगे और प्रेशर भी इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने करने जाएं तो कोशिश करें कि आप जितने पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं उस फ्लो फील्ड के अंदर आप सिलेक्ट करें जिसके ऊपर मैक्सिमम डेटा आपके पास अवेलेबल हो। और कोशिश करें कि पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करें कि जहां से फ्लूइड फ्लो होता हुआ आपको नजर आ रहा हो। जैसे ये पॉइंट 1 और सिलेक्ट किया है तो उसने भाई सीधा सिर्फ फ्लो होता जा रहा है। अब प्रीवियस केसेस के अंदर आपने अगर पॉइंट्स इस तरह से सिलेक्ट करने थे कि फ्लो जो है वो एक फॉलो कर रहा हो कि भाई पॉइंट 1 से ठीक है फ्लो आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, फिर पॉइंट 2 है, फिर पॉइंट 2 से यानी कि 3 वाला, और ये इस तरह से फ्लो हो रहा है। आप पॉइंट्स इस तरह से सिलेक्ट या 3 से 4 के भाई फ्लो हो रहा है। अब ऐसा ना हो कुछ लोग कहते हैं ये पॉइंट 3 सिलेक्ट कर लिया, फिर बीच में भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, फिर कहीं यहाँ सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पर तो आपको डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो पॉइंट सिलेक्ट करने में आपको इश्यूज होंगे। या कुछ लोगों को टैंक्स की हाइट गिवन होती है तो वो नीचे वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, अब उसकी कोई फायदा है नहीं वहां पर। अब क्या आपने, या अनटिल अनलेस गिवन हो चीज तो फिर आप लोग फाइंड आउट करेंगे भाई यहाँ पर कुछ चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पर वो चीजें होती नहीं है। तो कोशिश कीजिए जब भी पॉइंट्स आप सिलेक्ट करें एक फ्लो पाथ को फॉलो किया जा रहा हो ताकि वो आप सॉल्व आउट करने में आपको आसानी हो। सही है? तो इस तरह से ये आप V2 जो है आप यूज करते हुए, ये आपको V2 जब पता लग जाएगा तो इसमें पुट करेंगे तो इस तरह से आपको P2 की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये कन्फाइंड फ्लोज की एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल शायद मनसन के अंदर आप जाकर देखें, मनसन बुक के अंदर। अब ये बुक एग्जांपल नंबर कौन सी है आप ये जाकर देख सकते हैं। आपके जो PDF आपके पास अवेलेबल है मनसन बुक का, उससे ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये गिवन है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में भी आए तो वहां से कोई आपको वो सॉल्व हो, एग्जाम्पल सॉल्व हुई होगी। हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व आउट हो सकता है। आसान प्रॉब्लम है। अब क्या है, विंड टनल है, और ये विंड टनल्स जो एरोडायनामिक्स वगैरह के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि मेन पर्पस क्या होता है एरोडायनामिक्स का, कि हम लोग जो, और भी हैं बहुत सारे पर्पस हैं लेकिन एक उसका उसका मेन पर्पसेस में से एक पर्पस ये भी है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ड्रैग फोर्सेस या लिफ्ट फोर्सेस जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो जैसे अब ये कार का शेप है, या इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं जिसमें हमें ड्रैग को डिक्रीज करने की कोशिश होती है या लेफ्ट को इंक्रीज करने की कोशिश होती है। सो अगर ये हमारे पास पर्टिकुलर केस है, जैसे ये कार है विंड टनल के अंदर रखी, विंड टनल के अंदर है और उसके अंदर टेस्ट किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो ड्रैग फोर्सेस हैं या ड्रैग कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जा रहे होंगे। और इसी तरह से एक और भी प्रॉब्लम होगा बुक के अंदर, जिसके अंदर विंड टनल के अंदर एयरक्राफ्ट है और उससे वो टेस्ट किया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स भी आप देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग वो खुद ही करें। Air is drawn into a wind tunnel used for testing automobiles as shown in figure. Determine the, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों ने मैनोमीटर रीडिंग फाइंड आउट करनी है, एच, और वेलोसिटी टेस्ट सेक्शन के अंदर जो है वो गिवन है, तो जो गिवन है उसको हम लोग ब्लू से मार्क करते हैं। और जो हमारे पास note that there is a 2.5 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ ऑयल, तो ये उस मैनोमीटर की रीडिंग दे रहा है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो डिफरेंस बिटवीन द स्टैग्नेशन प्रेशर, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो स्टैग्नेशन प्रेशर है, डिफरेंस यानी कि जो भी डिफरेंस होगा स्टैग्नेशन प्रेशर ऑन द फ्रंट ऑफ द ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जब फ्लो आ रहा होगा, यहाँ से फ्लो कुछ आ रहा है, तो ये जाकर कहीं पर यहाँ पर स्टैग्नेशन पॉइंट अपीयर हो रहा होगा। तो यहाँ के और फ्रंट ऑफ ऑटोमोबाइल के अंदर जो स्टैग्नेशन प्रेशर क्रिएट हुआ है और जो प्रेशर टेस्ट सेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है इसको हम स्टैग्नेशन कह लेते हैं। बाद में मैं बताता हूँ कि मैंने पॉइंट्स किस तरह से सिलेक्ट किए हुए हैं। और जो प्रेशर टेस्ट सेक्शन के अंदर, और तो ये प्रेशर मेरे पास कहाँ से आ सकता है? यहाँ पर मैं प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस, आई कैन कैलकुलेट द प्रेशर यूजिंग द मैनोमीटर्स। तो ये मैनोमीटर्स गिवन है, तो मैनोमीटर्स यूज करते हुए मैं यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी ही रीडिंग की वजह से यहाँ पर चेंजेस आए होंगे। ठीक हो गया? तो इसके दरमियान जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है? पार्ट ए के अंदर हम लोगों ने मैनोमीटर रीडिंग फाइंड आउट करनी है ये, और पार्ट बी के अंदर हम लोगों ने इन दोनों के दरमियान स्टैग्नेशन प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, ये टेस्ट सेक्शन के अंदर जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है कि वो किसके बराबर होगा। तो आगे मैंने उसके पॉइंट्स शो किए हुए हैं कि मैंने किस तरह से पॉइंट्स लिए हैं, तो वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखना चाहें कि भाई मैं ये किस तरह से चीजें सिलेक्ट हो सकती हैं, अब एक पॉइंट जो है, मैंने एक पॉइंट बाहर लिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने अगर ये बाहर लिया है, तो ये मैंने पॉइंट क्यों लिया है वो भी उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग बाद में। अब क्या है कि मुझे पॉइंट टू और पॉइंट, अब मैं बर्नौली इक्वेशन लिखता जाता हूं ताकि हमें पता लगे कि क्या हो रहा है। अब P2 ओवर गामा मैं हेड्स के टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2। अब आ जाओ पॉइंट 3 पर, P3 ओवर गामा प्लस V3 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z3। अब Z2 और Z3 तो सेम है, ठीक है, तो अगर Z2 और Z3 सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये Z2 और Z3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट 2 जो होगी कुछ ना कुछ होगी, पॉइंट 3 के ऊपर स्टैग्नेशन पॉइंट क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट है, स्टैग्नेशन पॉइंट होगा। अब पॉइंट 2 के ऊपर मुझे प्रेशर भी नहीं पता है, वेलोसिटी भी नहीं पता है, और टेस्ट सेक्शन के हिसाब से उन्होंने कोई वो नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ पॉइंट 2 के ऊपर, क्योंकि जो यहाँ पर वेलोसिटी है 97 किलोमीटर्स पर आवर, वेलोसिटी 2 की वैल्यू आप मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 97 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको हम लोग जो भी कन्वर्ट करेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड।
ठीक है, तो उसको हम लोग मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 97 into 1000, so this would be 97 into 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर्स के अंदर हमारे पास 100 मीटर्स होते हैं, तो ये इसको 97 को हम लोगों ने मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। 1 आवर के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। So 1 hour has 3600 seconds. So इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो ये इवेंचुअली हमारे पास कुछ ना कुछ मीटर्स पर सेकंड के अंदर वैल्यू आ रही है। V2 पता है, बट हमारे पास P2 नहीं पता है। अब P2 नहीं पता है और हमें P3 भी नहीं पता है, तो हमारे लिए फाइंड आउट करना, ये बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना इशू हो जाएगा। अब अगर हम P2 फाइंड आउट करने भी जाएं, और अगर हम P2 फाइंड आउट करने भी जाएं यहां से यूज करते हुए, तो हमें मैनोमीटर की ये रीडिंग ही नहीं पता है, तो हम लोग P2 फाइंड आउट नहीं कर सकते। सही है, तो फिर क्या होगा, हमें एक पॉइंट और सिलेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट सेक्शन के अंदर, टेस्ट सेक्शन से थोड़ा सा पहले, जहां पर आपका ये विंड टनल स्टार्ट हो रही है। अब विंड टनल स्टार्ट हो रही है, तो ये विंड टनल एयर कहाँ से सक इन कर रही है, ये एयर जो सक इन कर रही होगी विद इन दिस आपका विद इन दिस टेस्ट सेक्शन के अंदर, तो ये एयर जो सक हो रही होगी ये आपके एटमॉस्फेयर से या आपके रूम से या जो लैब से, जहां पर भी ये विंड टनल इंस्टॉल्ड हुई है, तो वहां से ये आपका एयर इन हो रही है। सो वहां पर जो हमारे पास एयर की वैल्यू होगी, P1 would be equal to 0 because of the gauge pressures, और velocity would be equal to approximately equal to 0, क्योंकि वो लार्ज टैंक के तौर पर शो कर रहा होगा या लार्ज शो कर रहा होगा, या अगर आप टेस्ट सेक्शन के पास हैं जहां पर विंड टनल रखी हुई है, लैब्स के अंदर भी हो, अगर आप कभी लैब में जाकर किसी, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है विंड टनल, अगर आप कहीं भी विंड टनल के गए हुए हैं, तो विंड टनल से थोड़ा सा फासले पर जहां से वो एयर सक इन होकर जा रही है, वहां पर वेलोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही कम वेलोसिटी होगी। सो ये वो वाला पॉइंट है जो कि सिलेक्ट किया जा रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से टेस्ट सेक्शन के अंदर वैल्यूज गिवन हो, और अगर आपको नहीं, आपके पास बाकी डेटा से नहीं आ रही हैं चीजें, तो आप वो जो टेस्ट सेक्शन से बिल्कुल स्टार्टिंग पर एक पॉइंट हो, उसको आप सिलेक्ट कर लें, तो जहां पर आपको प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होगी, और जो जेड एलिवेशन है वो तकरीबन सेम पॉइंट्स पर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर P1 ओवर गामा प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 लिखूं, तो ये मेरा जो Z1 है कैंसिल आउट हो रहा होगा बाकी टर्म्स के साथ। तो अगर मैं ये P1 और P2 के दरमियान अप्लाई करूं, सो मेरा P1 0 हो जाएगा, V1 भी 0 हो जाएगा, Z1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो जो V2 के ऊपर वेलोसिटी है वो मुझे पता है, सो आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट, क्या मुझे प्रेशर पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिखता जाता हूँ आगे सॉल्यूशन के तौर पर, ताकि बाकी कैलकुलेशंस आप जाकर खुद कर लीजिएगा उसके अंदर वैल्यूज पुट करके, ताकि आपको आंसर पता लग जाए कि तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा था इसका। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, आपको पता है, और ये आप नहीं भी तो पॉइंट्स जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक रफ पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट मी यूज द रेड पेन। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 बिफोर टेस्ट सेक्शन। ठीक है, फिर पॉइंट 2 है जहां से फ्लो हो रहा है, पॉइंट 2 इनसाइड टेस्ट सेक्शन है, और फिर है मेरे पास पॉइंट 3, ये है इन फ्रंट ऑफ ऑटोमोबाइल जो भी है, और स्टेग्नेशन पॉइंट एक ही लाइन पर है, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3, तो मैं वो वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ। P1 इज इक्वल टू 0, वेलोसिटीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। P2 के ऊपर प्रेशर हमें नहीं पता, और V2 जो है गिवन है
जो भी वैल्यू आई है 97 को आप डिवाइड करते हैं 3.6 से, तो आपके पास मीटर्स पर सेकंड के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी कि क्या वैल्यूज हैं वहां पर। ठीक हो गया। और ये आपके पास टेस्ट सेक्शन पर P3 नहीं पता है, और वेलोसिटी 3 जो है वो 0 के बराबर है। सो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन between point 1 and 2. So P1 over gamma plus V1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z3. Let's cancel it out कि हमारे पास क्या हो रहा है। So 0 वो मैंने लिख दी है, पीछे भी लिखी हुई है, तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 0 और मैं इधर ही लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले इक्वेशन लिख के फिर बताता हूँ कि कौन कौन से टर्म क्या है, उनकी वैल्यूज हैं, कौन से 0 हैं, फिर मैं ये इक्वेशन कहता हूँ कि हम लोग इसको अब अप्लाई करने जा रहे हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, 0 नहीं लिख रहा हूँ, ये याद रखिएगा, 0 नहीं लिख रहा हूँ, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। या कहें तो मैं इसको डिफरेंट कलर्स यूज कर लेता हूँ, तो लेट्स इसको ब्लू यूज कर लेते हैं। Z1 और Z2 की जो वैल्यू है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दे आर नॉट 0। P2 की वैल्यू कुछ होगी और वेलोसिटी 2 जो है वो गिवन है। तो आप का जो P2 होगा, अब मुझे यहाँ P2 फाइंड आउट करना है। सो P2 वुड बी इक्वल टू माइनस V2 स्क्वायर ओवर 2G, और वहां पर ये स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई हो गया होगा, मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट बराबर होता है रो जी के, तो जी और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू रो जी। सो जी एंड जी वुड बी कैंसिल्ड आउट, और अगर आप नहीं तो डायरेक्ट स्पेसिफिक वेट और जी की वैल्यू लिखकर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिक वेट की वैल्यू एयर के लिए शायद 12 न्यूटन्स पर मीटर क्यूब है, नहीं तो आप कैंसिल आउट करके डेंसिटी भी लिख सकते हैं। वॉट एवर यू फाइंड इजियर वो आप कर सकते हैं। सो P2 आपको पता लग गया। अब P2 जब आपको इस टेस्ट सेक्शन के अंदर पता लग गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो गेज प्रेशर के हिसाब से तो वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है अब वैल्यू कुछ डिफरेंट है, तो वो आपके पास गेज प्रेशर्स की वैल्यूज आ जाएंगी। जब गेज प्रेशर्स की आपके पास वैल्यू आ गई है P2 की, तो हम लोग अब मैनोमीटर्स यूज कर रहे होंगे, और मैनोमीटर की मैं जो इक्वेशन है यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। सो मैनोमीटर इक्वेशन, मैनोमीटर इक्वेशन, और वो क्या होगी, ये पॉइंट 2 के ऊपर है हम लोग, P2 प्लस अब यहां से लेकर यहां तक हाइट नहीं गिवन है, और ये हम लोग पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फ्लूइड जो है वो गैसेस है, जैसे एयर है, गैस है, तो उसका स्पेसिफिक वेट बहुत ही कम होता है, या उसकी जो डेंसिटी है वैसे ही बहुत कम है, तो उसके वेट की वजह से जो प्रेशर का चेंज है वो वैसे ही निग्लिजिबल है। अदरवाइज गिवन होता तो हम लोग लिख लेते। ठीक है, तो यहां से लेकर हम लोग यहाँ तक जो प्रेशर है आप अज्यूम कर सकते हैं कि सेम है, पॉइंट 2 से लेकर यहाँ तक। तो यहां पर पहुंच गए पॉइंट 2 के हिसाब से, समझे तो पॉइंट 2 का जो प्रेशर है वो यहां पर ही लग रहा है। ठीक हो गया। सो अब हम नीचे जाएंगे, एडअप करेंगे, और स्पेसिफिक वाटर है यहाँ पर, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर H2O मल्टीप्लाई बाय द हाइट। अब यहां तक पहुंच गए, अब जाहिर सी बात है अगेन वाटर ही है, तो उस तरफ स्विच कर जाएंगे। अब ऊपर की तरफ जाएंगे माइनस, और माइनस के बाद है हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑयल गिवन है, उसके आप स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल वुड बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एस जी। तो आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल आ जाएगा, और वो सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है। लेट्स राइट इक्वेशन, नैनोमीटर इक्वेशन। ठीक है। सो उसकी हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर्स है, तो उसको हम मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0। अब इससे इससे अगर आप देखें आपको क्या क्या पता है, तो आपको जो पता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर पता है, वैल्यूज ये पता है, ये तो वैसे ही आइडिया है। P2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करके आ चुके हैं मैनोमीटर उससे, सॉरी बर्नौली इक्वेशन से, तो यहाँ पर आपको P2 पता है, तो इससे आपका H फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये है हमारे पास यूज मैनोमीटर इक्वेशन, use manometer equation from previous slide and insert P2 value in it. ठीक है, you would get what you would get H. तो ये पार्ट ए था जो हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे इस तरह से, ये आपको H पता लग जाएगा। जब आपको H पता लग गया है, आपको प्रेशर्स पता है पॉइंट 2 के ऊपर, you can apply the Bernoulli equation, apply Bernoulli equation between point 2 and 3, क्योंकि वो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के दरमियान आपको चाहिए क्या, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वो उसके हिसाब से आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के हिसाब से। ठीक है, सो P2 ओवर गामा प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2 इक्वल टू P3 ओवर गामा प्लस V3 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z3। इवन अगर आप वो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस स्पेसिफिक टर्म्स Z वाली इक्वेशन भी लिखते हैं, आंसर्स वही आएंगे। वही इक्वेशन है, एक हेड्स के टर्म में लिखी हुई है, एक प्रेशर्स के टर्म में लिखी हुई है। सही है, तो पहले तो हमारा ये Z2 और Z3 बराबर हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है कि वेलोसिटी 3 0, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट वहां पर था। आपने फाइंड आउट करना है P3 माइनस P2 जो है वो किसके बराबर है। तो इससे आप गए तो P3 माइनस P2 ओवर गामा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, ये उधर चला गया, सो V2 स्क्वायर ओवर 2G और P3 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, और इसको अगर मैं गामा ओवर G लिखूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, डेंसिटी के। सो दैट वुड बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है मेरे पास ये टर्म रो के बराबर हो जाएगा। चाहे तो आप गामा की पूरी वैल्यू लिखे, तो वो मतलब ये आपको पता लग रहा है कि जो प्रेशर डिफरेंस वहां पर क्रिएट हुआ है वो किसके बराबर हो रहा है, वो हाफ रो V2 स्क्वायर के बराबर हो रहा है। और ये चीज आप वहां पर पहले भी पढ़कर आ चुके हैं कि ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है स्टैग्नेशन पॉइंट के ऊपर, अगर सेम एलिवेशन के ऊपर है, तो वो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डायनामिक प्रेशर की वजह से चेंज आ रहा होगा। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पर अपलोड भी किया था वीडियो के तौर पर, जहां पर हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से है और ये इस तरह से सॉल्व आउट हो जाएगा, और ये काफी इजी प्रॉब्लम था जो कि हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमारे पास अब एक और चीजें हैं, वो है कि हम लोग किस तरह से जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, जो कि फ्लो रेट मेजरमेंट, किस तरह से हम लोग इसको बर्नौली इक्वेशन यूज करते हुए ये जो फ्लो रेट्स डिवाइसेस हैं जो कि हमें फ्लो रेट्स बता रही होती हैं, ये हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं यूजिंग द बर्नौली प्रिंसिपल। तो ये बर्नौली इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन है टुवर्ड्स द फ्लो रेट मेजरिंग डिवाइसेस। अब क्या होता है फ्लो रेट मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर, क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहां से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इवेंचुअली एक हमारे पास नैरो रीजन क्रिएट किया जाता है। उस नैरो रीजन क्रिएट होने से क्या होता है कि हमारे पास वेलोसिटी का चेंज आ जाता है। वेलोसिटी चेंज हुई तो मतलब प्रेशर भी चेंज हो जाएगा P2। ठीक हो गया, अब वेलोसिटी चेंज हो गई, प्रेशर भी चेंज हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो हमें किस तरह से पता लगेगा, वो हम अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ऊपर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि ये चीज़ें तो हमें हमारे पास इजीली पता लग जाएंगी कि यहाँ पर किस तरह से होगा, और वो मैं इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। बट मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर एक और इशू ये भी है कि हम लोग जो नैरो रीजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो डिवाइसेस कितने फ्लो रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए बेहतर है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा फ्लो रेट आप गुजारने की कोशिश कर रहेंगे तो एक इशू है जो कि दोबारा से आ सकता है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो है कैविटेशन। कैविटेशन और कैविटेशन हमारे पास until unless रिक्वायर्ड ना हो, बट रेयर एप्लीकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट है। हमारे पास ह्यूमन एप्लीकेशंस हैं इसकी, बट जनरली जो डिवाइसेस हैं, या हमारे पास पाइप्स फ्लोज हैं, या हमारे पास शिप्स के हल्स हैं, टर्बाइंस वगैरह हैं, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, तो वहां पर हमारी कोशिश होती है कि हमें कैविटेशन हर तरह से अवॉइड करनी है। या पंप्स वगैरह हैं, पंप्स के इम्पेलर्स वगैरह हैं, तो हमें कैविटेशन हर लिहाज से अवॉइड करनी होती है। अब क्या होगा अगर ये डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं, नैरो रीजन आ रहा है, अब फ्लो रेट हुआ, फ्लो रेट आ रहा है, अब फ्लो रेट अगर होगा जितना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगी, अब यहाँ पर एरिया जो है रिड्यूस हो गया। अगर एरिया जो है A2 आपका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के हिसाब से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के हिसाब से एरिया टाइम्स वेलोसिटी के बराबर होता है। फ्लो रेट तो सेम है, अगर ये फ्लो रेट सेम रह रहा है तो उससे क्या होगा, आपका एरिया अगर रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो रेट को सेम रखना है, क्योंकि आने वाले फ्लो को सेम रखना है। सो एरिया टू रिड्यूस हुआ, आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन ठीक है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीज, ये आपका बर्नौली प्रिंसिपल है। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो अगर फ्लूइड्स का प्रेशर इतना रिड्यूस हो गया, इतना रिड्यूस हो गया कि उसके वेपर प्रेशर से भी नीचे आ गया, तो कैविटेशन होना शुरू हो जाएगी। सो ये कैविटेशन का टॉपिक आप जाकर पीछे भी जरूर पढ़ें अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद नहीं है। तो अगर प्रेशर जो है, फ्लूइड का जो प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर, फ्लूइड का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, गेज प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द गेज प्रेशर से भी, सॉरी, उसका वेपर प्रेशर से भी, फ्लूइड के जो खुद का फ्लूइड का वेपर प्रेशर है उससे भी नीचे आ जाएगा, तो कैविटेशन होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें अवॉइड करनी। तो ये ग्राफ अगर आप देखें, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर है, जो कि फ्लूइड का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं 0.1 ये शो कर रहा है, यहाँ से आने वाला उसका प्रेशर सेम ही है तकरीबन, एकदम से वो आपके पास नैरो रीजन है। उस नैरो रीजन की वजह से यहाँ पर प्रेशर की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू या गेज प्रेशर की वैल्यू, वो रिड्यूस होगी। गेज प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हुई तो ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रेशर आया नीचे, रिड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। बर्नौली प्रिंसिपल हम लोग देख कर भी आए हैं, सम्स के एक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो एक टर्म इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो सेम एलिवेशन के ऊपर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो इवेंचुअली हम लोग कैविटेशन पॉइंट पर भी पहुंच सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा होगा हमारे पास फ्लो रेट किस तरह से है। अगर स्मॉल फ्लो रेट है तो वो रिडक्शन आपको दिखा रहा है कि गेज एब्सोल्यूट प्रेशर की जो रिडक्शन है वो काफी कम है, और उसके बाद वो इस तरह से हो रहा हो। इवेंचुअली अगर हमारे पास मॉडरेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, थोड़ा सा फ्लो रेट ज्यादा है, तो फिर जो प्रेशर का चेंज है वो काफी ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। वेलोसिटी क्यों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी? क्योंकि फ्लो रेट का चेंज आ रहा है। फ्लो रेट इंक्रीज होता जाएगा तो उसके हिसाब से आपकी वेलोसिटी तो वैसे ही यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। एरिया तो इस पॉइंट पर सेम है। अब आगे चलकर वेलोसिटी को वैसे ही और बढ़ना है, क्योंकि एरिया और स्मॉल हो रहा है। तो अगर हम लोग जितना ज्यादा फ्लो रेट इंक्रीज करते जाएंगे, उतनी ही वेलोसिटीज का चेंजेस यहाँ पर आ रहा होगा, और जितना वेलोसिटीज का ज्यादा चेंज आ रहा होगा, प्रेशर में रिडक्शन उतनी ज्यादा हो रही होगी। सो प्रेशर रिडक्शन उतनी हो रही है, काफी कम हो जाएगा।
और अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लो रेट्स हैं तो हम लोग शायद वेपर प्रेशर से नीचे आ जाए, तो यहाँ पर कैविटेशन स्टार्ट हो सकती है। सो कैविटेशन को हमें हर हाल के अंदर अवॉइड करना होता है। बट रिमेंबर फॉर द वेपर प्रेशर्स, या हम लोग कैविटेशंस की जब बात कर रहे होते हैं, वो फ्लूइड्स के एब्सोल्यूट प्रेशर्स की बात कर रहे होते हैं, जो फ्लूइड जिसमें एटमॉस्फेयर प्लस गेज दोनों इन्वॉल्व है, दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। तो वो कैलकुलेशंस के अंदर भी हम लोग देख रहे होंगे, कैलकुलेशंस के अंदर भी हमें फिर एब्सोल्यूट प्रेशर्स के हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। तो ये याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो फ्लूइड का, फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर अगर उसके वेपर प्रेशर से नीचे आ गया तो कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमें अवॉइड करनी पड़ती है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनका वर्किंग प्रिंसिपल ही तकरीबन इस तरह से है कि वेलोसिटीज का चेंज आने से प्रेशर्स में चेंज आ जाता है, जिसको यूज करते हुए फ्लो रेट मेजरिंग डिवाइसेस यूज की जाती है। हमारे पास जो पाइप फ्लो रेट मीटर्स हैं, 3 किस्म के पाइप फ्लो रेट मीटर्स हैं। एक ऑरिफिस है, नोजल है, एंड वेंचुरी मीटर है। ठीक हो गया? Common devices used to measure the instantaneous flow rates in pipes are the orifice meter, the nozzle meter, and the venturi meter। और सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है वो आपका वेंचुरी मीटर है, और इस वजह से एक्सपेंसिव भी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसका जो शेप फॉलो हो रहा है एक स्मूथ तरीके से फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से जो रोटेशन या फ्लूइड को हिट होने के बाद वहां पर रिसर्कुलेशन जो है वो कम होती है। ऑल्दो इन सरफेसेस के आसपास रोटेशन हो रही होगी, ये हम लोग बाद में जब फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि क्यों होगी। बट एज कंपेयर टू दिस nozzle, sorry, orifice and this nozzle meters के हिसाब से this is the best design for measuring the flow rates। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है वो तकरीबन स्मूथ होगा एज कंपेयर टू इसके इसके हिसाब से। आपको स्ट्रीम लाइंस के अंदर भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर काफी जो है रिसर्कुलेशन भी हो रही है, रोटेशन भी हो रही है। तो फिर वहां पर जो प्रेशर्स वगैरह की वैल्यूज हैं वो भी काफी चेंज हो रही होंगी। तो orifice, nozzle and venturi meters involve the concept high velocity gives low pressure। high velocity gives the low pressure, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। इसको ही यूज करते हुए ये लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? More nozzle meter is more efficient than the orifice meter। The resulting flow pattern for the nozzle meter is close to ideal than the orifice meter flow। तो इसमें तो बहुत ज्यादा आपको दिखा नजर आ रहा है, बट नोजल वाला जो है वो नियर टू आपके मोस्ट एफिशिएंट के करीब करीब है, पर स्टिल वो पूरा उस तरीके से फ्लो पैटर्न नहीं है। ठीक है? तो वहां पर हमारे पास इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर, अगर आपको याद हो वैना कॉन्ट्रैक्टा, वैना कॉन्ट्रैक्टा जो हम लोग पीछे पढ़कर आए हुए थे कि वो जो अगर फ्लूइड जो है वो पूरा पाथ फॉलो नहीं कर रहा होता, जित आपका जो डायमीटर जो होता है जेट का और जो इसका जो डायमीटर होता है वो सेम नहीं होता है। और वो क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो पूरा पाथ उस तरह से फॉलो नहीं कर सकता है। और मैंने वो आपको कहा था कि अगर आपने उसको डिटेल के अंदर पढ़ना हो तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस ऑरिफिस और नोजल मीटर्स के हिसाब से ये दोनों चीजें होती हैं। और फ्लो सेपरेशन भी जो है वो दोनों केसेस के अंदर होगी, यहाँ पर और यहाँ पर नोजल के अंदर फ्लो सेपरेशन कम है एज कंपेयर टू इसके हिसाब से। तो वेंचुरी मीटर जो है वो सबसे एफिशिएंट है। तीनों का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम है, पर इसके अंदर फ्लो सेपरेशन भी नहीं है, रोटेशन उस तरफ या सर्कुलेशन नहीं हो रही है। जो मैना कॉन्ट्रैक्टा है उसकी वैल्यू यहाँ 1 के ही बराबर होगी, कम नहीं होगी 1 से एज कंपेयर टू इसके हिसाब से। तो ये आपका जो मोस्ट एफिशिएंट मेजरिंग डिवाइसेस है। ऑल्दो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज द सेम, कि हम लोगों ने वही चीज़ें उसी तरह से ही करना है जो कि हमारा ये प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल हमारा ये प्रिंसिपल है, हाई वेलोसिटी गिव्स द लो प्रेशर। ये प्रिंसिपल यूज होगा हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का। पर यहाँ पर क्या है, जो ज्योमेट्री है वेंचुरी मीटर की वो हमें
हेड लॉस जो है वो डिजाइन किए गए हैं ताकि जितने कम से कम हो वो ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर हेड लॉसेस, इसमें जो हेड लॉसेस हैं इसके इनके अंदर अपना जो हेड लॉसेस, इनके अंदर हेड लॉसेस और इनके अंदर जो हेड लॉसेस हैं वो उससे ज्यादा होंगे, इसमें सबसे ज्यादा होंगे, इसमें उससे कम होंगे, और यहाँ पर वो हेड लॉसेस कम है जो कि डिजाइन की वजह से जो हेड लॉसेस हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर होंगे, पर फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी होने की वजह से हेड लॉसेस होते हैं। तो वो बाद में हम लोग जब विस्कोसिटी को छोड़ेंगे आगे चलेंगे, रियलिटी के अंदर लॉसेस आते हैं जहां पर विस्कोसिटी होगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रेशर सेम नहीं रहते हैं, वो सम भी सेम नहीं रहते हैं। वो 5th चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये किस तरह से भाई, ये जो आपके पास हाई वेलोसिटीज गिव्स द लो प्रेशर, उसके उसको यूज करते हुए किस तरह से ये फ्लो रेट्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वो किस तरह से फाइंड आउट होता है कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन अप्लाई हो गई पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान, पॉइंट Z1 और Z2 उन दोनों के सेम है, ठीक हो गया, Z1 और Z2 सेम है, तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स लिखी हुई है। अब क्या है कि हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है दैट वुड बी इक्वल टू A1 इंटू V1 और A2 इंटू V2। तो जो फ्लो रेट है वो इस पॉइंट पर भी सेम होगा और इस पॉइंट पर भी सेम होगा। अब एरियाज रिड्यूस होने की वजह से पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब वेंचुरी मीटर्स क्या करते हैं, अब V1 की जगह पर, जो यहां पर V1 है, इस V1 की जगह पर अगर मैं Q अपॉन A1 लिखूं, कोई इशू तो नहीं है, मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो V1 की जगह पर अगर मैं पुट करूं Q इंटू A1, सही है। दूसरा क्या है, हमारे पास पॉइंट 2 के ऊपर जो वेलोसिटी है वो है V2 इक्वल टू Q अपॉन A2। अब वो मैं पुट कर दूं इसके अंदर, सही हो गया। तो ये मुझे उसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूं। अब जब ये मैं पुट कर लूं इसके अंदर, तो मैं इसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना सकता हूं, किस चीज को, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को जब मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा वो इस तरह से आ रहा है, that volumetric flow rate would be equal to A2 square root 2 into P1 minus P2 divided by the density 1 minus A2 over A1 का square. The actual measured flow rate जो होगा will be smaller than the theoretical result because of various differences between the real world and the assumptions used in the derivation of Bernoulli equation. तो ये शायद लैब्स के अंदर भी, आप जब भी आप लोगों की लैब्स होंगी तो उसके अंदर आपसे होपफुली हम लोग ये कैलकुलेशंस करवाने की कोशिश करेंगे, जो आप रियल के अंदर फ्लो रेट वहां पर मेंचुरी मीटर यूज करके आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ और आ रहा होगा। बट अगर आप इसको थ्योरेटिकल करना चाहें कैलकुलेट के भाई P1 और P2 तो जो वैल्यू होंगी मैं बर्नौली इक्वेशन रखकर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, से P1 तो P2 की जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे होंगे बर्नौली इक्वेशन यूज करते हुए वो सेम नहीं होगी, वहां पर आपको दूसरी आ रही होगी, वहां पर जो नजर आ रही होगी वो डिफरेंट आ रही होगी, तो वो वहां पर कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो उस सेटअप को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपकी किस तरह से होगा। अब भाई इसको यूज करते हुए हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस तरह से किया कि हम लोगों ने एरिया को रिड्यूस किया, या एरिया को रिड्यूस होने से क्या हुआ, हमारे पास जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड आउट हो सकता है। अब ये जो P1 और P2 के ऊपर जो प्रेशर्स हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर पीजोमीटर ट्यूब्स लगी हुई होंगी, इस पॉइंट पर भी अटैच्ड होंगी, लैब्स के अंदर भी इसी तरह से उन पॉइंट्स के ऊपर और बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स पर भी वेंचुरी जो आपके पीजोमीटर ट्यूब्स हैं वो अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर वो पीजोमीटर ट्यूब्स अटैच्ड हैं, तो आपको वहां पर प्रेशर्स पता लग गए। अब जो कंपनी है, कंपनी ने एरियाज जो है A1 A2 और जो A1 है वो वैसे ही बताए हुए होंगे, ज्योमेट्री के हिसाब से वो डिजाइन जो हुई हुई है शेप के साथ। जब मैन्युफैक्चरर ने आपको
दिया होगी वेंचुरी मीटर, तो उसके हिसाब से उसने बताया होगा कि हमने एरिया 2 इतना रखा है और एरिया 1 इतना रखा है। तो उसके हिसाब से आप इजीली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से ये फ्लो रेट मेजरिंग डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं कि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम दोबारा से पीछे की तरफ जाएं, तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अंदर से क्या आ रहा है, एरिया 2 और एरिया 1 आ रहा है। अब एरिया 2 और अगर एरिया 1 आ रहा है, अब ऑरिफिस और आप नोजल को देखें तो उससे क्या होगा, ऑरिफिस और अगर नोजल को हम लोग देखें तो इसका एरिया डिफरेंट है, और यहाँ का A1 हो गया, ये सही है, ये आपका A2 हो गया। अब लेकिन जो फ्लो रेट फॉलो हो रहा है वो पूरा A2 का नहीं होगा, जेट फ्लो फॉलो हो रहा होगा। अगर आप जाकर वेना कॉन्ट्रैक्टा वाला टॉपिक देखें इसी के अंदर ही, तो वहां पर आप देख रहे होंगे एरिया ऑफ द जेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। या तो फिर आप वो जो कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट है, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट वो यूज करने या बताएं या कंपनी वाले, तो उसके हिसाब से फिर हम नियर नियर हो सकते हैं। और फिर अगर हम लोग यूज करें या सिमिलरली नोजल के हिसाब से, तो ये हमारे पास इसी तरह से एरियाज हैं। तो यहाँ पर एरियाज और फ्लो पाथ कंप्लीटली डिफरेंट फॉलो हो रहा होगा, फ्लो सेपरेशन हो रही होगी। यहाँ पर वो तकरीबन सेम फॉलो हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट वेंचुरी के अंदर सेम होगा, जिसकी वजह से आपका जो मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट आ रहा होगा वो वेंचुरी के हिसाब से आ रहा होगा। और ये शो कर रहा है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है, किस चीज के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा पी से। तो आप अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी, तो मतलब ये है कि आपका जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस हो रहा होगा उतना ही ज्यादा फ्लो रेट हो रहा होगा। ठीक है, या तो आप फ्लो रेट इंक्रीज करें, सो या तो प्रेशर ड्रॉप को इंक्रीज हो रहा होगा तो वो फ्लो रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, तो फ्लो रेट के अंदर उतना चेंज आ रहा होगा। तो अगर आप P1 और -P2 वाला जो डिफरेंस है आप किसी तरह से और क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उसके हिसाब से इंक्रीज हो रहा होगा। ये ग्राफ उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो रेट के हिसाब से। ठीक हो गया ये ये एक प्रॉब्लम है। ये हम लोग प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दें और उसके बाद हम लोग हमारा बर्नौली इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, बाकी आप चीज़ें जाकर खुद पढ़ लें। हमारा या इसको हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, थियोरेटिकल पार्ट को ये प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग कल एक लास्ट रिव्यू बर्नौली इक्वेशन का देख खत्म कर कर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। तो ये है प्रॉब्लम, है आसान सा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। एक सेकंड, न्यू स्लाइड, लेट मी पुट दिस। और अब ये प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है, ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर बैच 18 के एग्जाम में दिया है। डिटरमाइन द फ्लो रेट थ्रू द वेंचुरी मीटर, ये आपको वेंचुरी मीटर शो की गई है। अब पिछला जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ये समझे वही यहाँ पर पीजोमीटर ट्यूब्स इंस्टॉल्ड है, या प्रेशर जो सेंसर्स लगे हुए हों और वो वैल्यूज आपको बता रहे हों इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आ रही। अब ये जैसे ही प्रेशर्स आ गए आपके उस कंप्यूटर के अंदर, या कोई भी अगर उसके साथ इंस्टॉल्ड है, नहीं भी तो वो उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से वो मेजर करके आपको उसी वक्त ही बता दिया, आप खुद मेजर कर लें। नहीं तो अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आएगा तो वो आपको बता सकता है। विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्यों, ये जो एरिया है 31 मिलीमीटर, या जो डायमीटर है, या ये जो 19 मिलीमीटर डायमीटर है, ये समझे कि मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोवाइड किया है, मैन्युफैक्चरर ने ये आपको प्रोवाइड किया है, और उस केस के अंदर आपने ये
31 मिलीमीटर 19 मिलीमीटर का मतलब आपको एरियस पता है, और अगर आपको एरियस पता है सो प्रेशर की रीडिंग्स गिवन है 735 किलो पास्कल्स, P2 इज इक्वल टू 550 किलो पास्कल्स, ये गेज प्रेशर्स के अंदर वैल्यूज गिवन है। तो हम लोगों ने फ्लो रेट फाइंड आउट करना है कि वो फ्लो रेट कितना होगा इसके अंदर। दो तरीके हैं, एक तरीका तो सिंपल है, हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। और वो किस तरह से आएगा, ये जिस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म की है, और ये इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगी, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, V1 over gamma plus V1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2। ठीक हो गया। V अब एरियाज गिवन है, सो हमारे पास ये जो V1 है ये बराबर है किस चीज के, Q अपॉन A1, और मुझे एरिया 1 जो है वो किसके बराबर है, पाई D1 स्क्वायर ओवर 4, और वो है पाई डायमीटर कितना है 31 मिलीमीटर, 31 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 4, आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ A1 जो भी आई। इसी तरह से A2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो होगी पाई 19 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन A1, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, Q और एरिया की जो भी वैल्यू आई आप यहाँ पुट कर देंगे, सही है। तो जो भी एरिया की वैल्यू आई होगी वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q अपॉन A2, और वो Q अपॉन एरिया 2 हमारे पास जो भी वैल्यू होगी आप पुट कर देंगे, सही है। जो भी एरिया 2 की वैल्यू आई होगी वो ये आप पुट कर देंगे। अब ये आपने पुट कर दी, तो वेलोसिटी की जगह पर आप क्या पुट कर रहे होंगे, Q अपॉन A1, ठीक है। सो एरिया 1 नहीं पुट कर रहे होंगे, यहाँ पर एक नंबर आ रहा होगा जो भी वैल्यू आई है यहाँ पर आपके पास। सो लेट्स सॉल्व इट। सो P1 जो है वो गिवन है, वो है 735 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो पास्कल्स है, डिवाइडेड बाय वाटर है तो 9800 है। वेलोसिटी की जगह पर आप पुट कर देंगे Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, और ये A1 की वैल्यू जो भी आई होगी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9.81, सही है। Z1 और Z2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और Z1 और Z2 कैंसिल आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि Z1 Z2 एक ही पॉइंट के ऊपर, ऐसी ही सरफेस के एलिवेशन एक ही लाइन के ऊपर, ठीक हो गया। इज इक्वल टू P2 की वैल्यू है 550 किलो पास्कल्स इंटू 10⁻³ 9800 एंड प्लस Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2 इंटू 9.81, 2 इंटू 9.81, सही है। अब आपको इस प्रॉब्लम के अंदर आपको पता है A1 की वैल्यू पता है और A2 की पता है, और A2 की भी वैल्यू पता है, A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है। जब आपको दोनों वैल्यूज पता है तो आप पुट करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान सा प्रॉब्लम है। तो ये आप बर्नौली इक्वेशन इस तरह से अप्लाई करने जाएंगे, आपको ये इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है फ्लो रेट इन पाइप्स के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये भी बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हुए ही फॉर्म की थी, सही है, जो जिस तरीके से बताया था। तो आपको कोई भी इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है, बर्नौली इक्वेशन आपको होपफुली आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएगी, नहीं भी तो एग्जाम्स के अंदर अगर फिजिकल एग्जाम्स में तो वो इक्वेशन होपफुली आपको पेपर के अंदर गिवन होगी। सो सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि फॉर व्हाट फ्लो रेट, ऐसे कौन से फ्लो रेट के लिए जो वेंचुरी मीटर है, व्हाट फ्लो रेट, तो लेट्स यूज द रेड कलर। सो ऐसे कौन से फ्लो रेट के लिए वेंचुरी मीटर के जो ये सेम प्रॉब्लम है, ये वाला जो प्रॉब्लम है,
कैविटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी अगर P1 की वैल्यू है 275 किलो पास्कल्स, गेज 275 किलो पास्कल्स गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101 किलो पास्कल्स एब्सोल्यूट है, और जो फ्लूइड का वेपर प्रेशर है वो कितना है 3.6 किलो पास्कल्स है। ठीक है, किस प्रेशर के ऊपर हम लोग हमारा जो है वो किस फ्लो रेट के ऊपर कैविटेशन होना शुरू हो जाएगी। सो सेकंड पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर लेट्स यूज पार्ट 2 या पार्ट, ये दूसरा सवाल है 1.16 है या ये प्रॉब्लम है 3.117 7 एडिशन। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, अब मैं ये वाला कलर यूज कर रहा हूँ, ज्योमेट्री तो सेम होगी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा 275 किलो पास्कल्स इस पॉइंट 2 के ऊपर। अब हमने, जाहिर सी बात है, हम देखना चाह रहे हैं कैविटेशन कब स्टार्ट होगी, तो पॉइंट 2 का जो हमारा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 पर जो कैविटेशन कब स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 3.6 किलो पास्कल्स के लिए, क्योंकि उसका फ्लूइड का क्या, फ्लूइड का वेपर प्रेशर ही इतना है। ठीक हो गया, तो ये फ्लूइड का वेपर प्रेशर ही इतना है, पर ये गेज है, ये गेज है और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपके जो कैविटेशन या वेपर प्रेशर्स जो गिवन होते हैं वो आपके एब्सोल्यूट प्रेशर्स के अंदर गिवन होते हैं फ्लूइड के। तो ये 275 किलो पास्कल गेज है और 3.6 किलो पास्कल एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर के ऊपर आपका कैविटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे सेम जिस तरह से अभी यूज किया है, बट डेटा आपका चेंज होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, for question number 2, P2 is equal to 275 into 10 raised to power 3 gauge pascals gauge। अब मुझे इसको एब्सोल्यूट प्रेशर्स के अंदर करना है, क्योंकि कैलकुलेशंस पूरी की पूरी एब्सोल्यूट प्रेशर्स के अंदर होंगी, क्योंकि वहां पर वेपर प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर गिवन है। सॉरी, दिस इज P1। So P1 would be equal to 275 absolute pressure in 10 raised to power 3 plus अब मुझे इसके साथ 101 10 raised to power 3 ऐड करना पड़ेगा। So this would become 376. This would become 376 into 10 raised to power 3 pascals absolute। अब ये absolute हो गया, ठीक हो गया। P2 की वैल्यू गिवन है, so this is my P1। P2 की वैल्यू गिवन है 3.6 into 10 raised to power 3 kilopascals था, yes 3.6 kilopascals, and that is also absolute। ठीक हो गया, और उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ये मैंने 101 जो है जो मैंने ऐड अप किया है, ये गिवन था एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है जो, और ये गेज था जो गिवन था, तो एब्सोल्यूट जो होगा ये एब्सोल्यूट होगा। So this is how we are able to calculate the absolute pressure. Same equation जो यहाँ पर लिखी है वही आप इक्वेशन के अंदर पुट करें, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। P1 over gamma plus P1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus V2 square over 2G plus Z2। और अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करने जाएं, ये Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। वही डेटा जो पीछे आप A1 और A2 फाइंड आउट कर आए हैं वो पुट करेंगे। सो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन A1 एंड A1 पिछले वाले प्रॉब्लम से आप फाइंड आउट करके आए हैं। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q अपॉन A2। तो वो आप Q वाला टर्म एज इट इज रहेगा, A2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा जो वैल्यू होगी ये हमारी होगी 370। सो इसको मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज इक्वेशन 1 मैं वैल्यूज पुट करूं 376 जो कि एब्सोल्यूट था इंटू 10 raised to power 3 9800 प्लस V1 स्क्वायर है तो वो Q दोनों का सेम है, तो Q स्क्वायर ओवर एरिया 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू, यहाँ पर वो 3.6 है इंटू 10 raised to power 3 इंटू 9800
प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन एरिया 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। अब ये जो A1 जो है और A2 जो है ये दोनों पता है मुझे, तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी इस फ्लो रेट पर, इस फ्लो रेट के ऊपर, ऑन दिस फ्लो रेट, या एक सेकेंड, दिस फ्लो रेट, दिस फ्लो रेट विल कॉज कैविटेशन। ठीक है, जो भी अभी इस पॉइंट के ऊपर